नमस्कार साथियों, मैं भूमिका बिरथरे भोपाल दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम शिक्षा, हम और कोविड। बहुत दिन हो चुके हैं और अब हम लॉकडाउन से फ्री हो चुके हैं, लेकिन कोरोना अभी तक नहीं गया है। और कोरोना जब तक है उसने बहुत सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। और जब बात होती है शिक्षा की, तो हम ये यकीनन कह सकते हैं कि शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हाँ, वो माँ और बच्चे जो सुबह उठते थे और उनकी भाग दौड़ शुरू हो जाती थी, नहाना, तैयार होना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना, स्कूल बस के लिए भागना, और ये सारे काम जल्दी जल्दी हुआ करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं माँ को इस समस्या से मुक्ति मिल चुकी है और बच्चे भी शायद थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं। लेकिन क्या आराम और इस तरह का आराम शिक्षा को प्रभावित नहीं कर रहा है? तो आज हमारे कार्यक्रम शिक्षा, हम और कोविड में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भोपाल स्टूडियो में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए और इस पर अपनी राय देने के लिए दो विशेषज्ञ हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के अंत तक आपको बहुत से सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो स्वागत करते हैं हमारे दोनों विशेषज्ञों का। हमारी पहली जो विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं वो है मनीषा आनंद जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, और उसी के साथ जो अन्य विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं वो एक उच्च कोटि के शिक्षक हैं, एक काउंसलर हैं, एक कोच हैं, और अगर एक शब्द में कहूँ तो एक शिक्षाविद हैं, लक्ष्मी शरण मिश्रा जी। सो मनीषा जी और लक्ष्मी शरण सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम शिक्षा और शिक्षा पद्धति में आ रहे बदलाव पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मनीषा जी से। मनीषा जी कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और आजकल वेबिनार्स लेती हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पहले हम किसी भी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए स्कूल, कॉलेज या जिला स्तर पर बहुत सारे सेमिनार्स करते थे। अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है और हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो सेमिनार बदलकर वेबिनार हो चुके हैं। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब ये सेमिनार ने जो वेबिनार का रूप लिया है, तो आपका पर्सनली क्या एक्सपीरियंस है और किस तरीके के फीडबैक आपके पास आ रहे हैं? देखिए, जब सेमिनार लेना होता था तो बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हों, भले वो 25 बच्चे हों, 100 हों या 500 हों। तो एक जो टीचर होता है वो बच्चों से कनेक्ट कर पाता है, उनको देख पाता है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट है या नहीं, या उनके चेहरे के हाव भाव, वो कैसे बैठे हैं, डिसिप्लिन तरीके से बैठे हैं और आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना अटेंशन दे रहे हैं, आपकी बात कितना सुन रहे हैं। और टीचर को उससे एक फीडबैक मिलता रहता था, वहीं इंस्टेंट फीडबैक कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो उसको दूसरा एग्जाम्पल देके वहीं एक्सप्लेन करना, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी। लेकिन वेबिनार में क्या होता है कि हम स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। टीचर्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो स्क्रीन को देख सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको कितना सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है टीचर को, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होता है। जब कनेक्शन एंड बॉन्ड इज़ मिसिंग, व्हाट आई फील इज़, देखिए आप नॉलेज तो इम्पार्ट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वेबिनार के टॉपिक के थ्रू, लेकिन आप उनको अच्छी तरीके से उनकी मनस्थिति नहीं जान पाते और उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो कितने अच्छे से आपका वेबिनार या टॉपिक समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ वेबिनार में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैं सेमिनार लेने जाती थी तो मैं बहुत ऊर्जा से भर जाती थी, क्योंकि एक ग्रुप एनर्जी काम करती है। लेकिन अभी अगर आप वेबिनार लेते हो तो आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, उतना मज़ा नहीं आता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और आप अपने टॉपिक के बारे में बोलते जा रहे हो। तो सेमिनार्स में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। बिल्कुल, जैसे कि मनीषा जी ने कहा कि एक मज़ा, एक स्पाइस मिस है, और जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं। और जहाँ तक मनीषा जी ने एनर्जी और मनोविज्ञान की बात की, तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही सफल काउंसलर भी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी उन्हें अप्रोच करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कितना खुश हैं, कितना परेशान हैं, और बच्चों पर इस तरह की जो शिक्षा पद्धति जो अपनाई जा रही है, जो लागू की जा रही है, उससे बच्चों के मनोविज्ञान पर, मनस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, जहाँ तक छोटे बच्चों के मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूँ, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो चौथी, पाँचवीं, छठवीं कक्षा में हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, उनको बर्डन लग रहा है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी टीचर को, छोटे बच्चे अपनी टीचर को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन वो तब करते हैं जब वो उनके सामने होते हैं, और टीचर भी, छोटे बच्चों की टीचर
पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से छोटे बच्चों को समझाती हैं कि टफ टॉपिक्स भी, सर्कुलेटरी सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम है तो वो पूरा बना करके, और जो बीएड यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में जो एजुकेशनल टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए। अभी टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद भी देखती हूँ जब मेरी बिटिया क्लास अटेंड करती है तो टीचर्स बहुत एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे हैं, वो सामने नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं कई बार उनको सुस्ती आने लग जाती है, उनको बोरिंग लगने लगता है। तो कई बार पेरेंट्स जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं वो तो छोटे बच्चों को फॉर्मली तैयार करा के, नहला धुला के एक चेयर पे बिठा के उनको बोलते हैं कि आप क्लास अटेंड करो, लेकिन हर पेरेंट अवेयर नहीं है। कई बार बच्चे जो हैं ऐसे ही उठ के नींद में बैठ जाते हैं, कई बार उन्होंने ठीक से खाया पिया नहीं होता है, तो स्क्रीन पे क्लास चल रही है, बच्चे कुछ खा पी रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो जो सीरियसनेस पढ़ाई की आनी चाहिए वो मिसिंग है। ये छोटे बच्चों की बात रही। और जहाँ तक बड़े बच्चों की बात है, वो परेशान हैं, वो टेंस्ड हैं कि उनके करियर का क्या होगा, क्योंकि उनको बहुत अभी एक अनिश्चितता की स्थिति लग रही है कि आगे जा कर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे कब नहीं होंगे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़े से टेंस्ड हैं कि इस साल क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो छोटे बच्चे तो इसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है सीरियसनेस, तो उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। लेकिन हाँ, बड़े बच्चे जिनका करियर दांव पे लगा हुआ है और उनके पेरेंट्स वो परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा तनाव में भी हैं। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही के माध्यम से ही कनेक्टेड रहा जा सकता है। अभी हम अब बुला करके तो क्लासेस ले नहीं सकते हैं, तो इस स्थिति में अभी यही एक सहारा है। वेरी ट्रू। तो मैम ने जहाँ करियर की बात की और बच्चों की बात की, तो ये बात सच है कि बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब बात बड़ों की होती है तो करियर और मनोरंजन को हम साथ नहीं रख सकते। जी हाँ, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे अगले विशेषज्ञ हैं वो इस विषय पर हमें अपने ज्ञान से ज़रूर ये बताना चाहेंगे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें अब एक तरीके की बाधा उत्पन्न हो गई है कि आप ग्रुप डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं, और आप बहुत सारी जो बोलना चाहिए इंटरव्यूज़ की तैयारियां होती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज पे काम करा जाता है, कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं जो ऑनलाइन में काफ़ी मुश्किल हो चुकी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से कहीं ना कहीं अब हमें इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है यंगस्टर्स की, और सबको पता है कि हमारे देश एक इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। कोविड के पहले से भी रिसेशन की सिचुएशन आ गई थी, तो प्राइवेट जॉब्स है नहीं है, और प्राइवेट जॉब्स ना होने के कारण जितना भी हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सारा का सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगा हुआ है। मतलब पहले जितने लोग तैयारी करते थे उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी ज़्यादा स्टेबल है और सरकारी नौकरी ही उन्हें लगती है कि उनके स्किल के हिसाब से वो थोड़ी पढ़ाई करके उसे पा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ उनके बेसिक स्किल्स, ग्रेजुएट स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आप यूँ कहें कि बेरोज़गारी बहुत है, प्राइवेट जॉब्स बहुत अच्छे नहीं हैं, या हमारे स्कूल कॉलेज ग्रूम नहीं करते बच्चों को, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आएँ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिचुएशन पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी। रीज़न बीइंग कि बहुत समय से बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ अदर इशूज़, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्शन इन कोर्ट, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें थी। तो 2-3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वैसे भी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। लॉकडाउन आने से, कोविड आने से एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी आ गई, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, उनकी अभी तक डेट्स नहीं आई है। और ये चीज़ें असल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे पर बहुत असर डालती हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है, सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कंसिस्टेंसी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है, अगर वो, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, और ज़्यादातर ऐसा बच्चा है जिसने अपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो उसे स्कूल कॉलेज की भरपाई भी अपने साल 1.5 साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान करनी होती है। तो जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी बच्चे में तब आती है जब उसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। जब तक उसे डिसिप्लिन में नहीं रखा जाएगा, जब तक उसे मोटिवेट नहीं रखा जाएगा, तब तक वो लगातार साल 1.5 साल तक लगातार पढ़ाई नहीं कर पाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में जब से लॉकडाउन हुआ, जब से कोचिंग सेंटर्स, जब से बाकी तमाम प्रिपरेटरी सेंटर्स बंद हुए, तो उसके बाद ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ऑप्शन स्टार्ट किए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, ऐप के माध्यम से, पोर्टल्स के माध्यम से बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, या 2-3 बहुत बड़ी ज़रूरतें होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं पूरी कर पा रही हैं। नंबर 1, सिंसियरिटी।
अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो ये चीज़ें नहीं समझेगा, और बच्चा कितना सिंसियर है, कितना इन्वॉल्व है, ये हम स्क्रीन के पीछे नहीं देख सकते। बिल्कुल। उसकी अटेंडेंस पे हमें ध्यान रखना होता है। अब अटेंडेंस में भी पूरे टाइम हम उसके वीडियो पर अगर 500 बच्चे एक साथ स्क्रीन पर क्लास पढ़ रहे हैं तो हम 500 बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं समझ सकते कि वो कितने सिंसियर हैं। तो ये उनकी सिंसियरिटी जा रही है। डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता है, उसको आपको सोचना पड़ता है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो सकता है, बहुत लिमिटेड हो सकता है। चैट रूम में आप कितना इंटरेक्शन कर लोगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्पिटिटिवनेस मिसिंग है, क्योंकि आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, पर एक्चुअली आपकी टेस्टिंग, आपका स्कोर आपके पास जाता है। आपके साथ वाला कितना स्कोर कर रहा है, वो किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना बढ़िया चीज़ें कर रहा है, ये आपको पता नहीं चलती, तो आपको कंपटीशन फील नहीं होता। कंपटीशन फील नहीं होता है तो आप अपने कुएं में बंद हो गए हैं। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंटिन्यूटी मिसिंग है, सिंसियरिटी मिसिंग है, डिसिप्लिन मिसिंग है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद बहुत ज़रूरी था वो ये था कि होप मिसिंग है। तो ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन एजुकेशन टाइम बीइंग एंगेजमेंट अच्छा है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। वेरी ट्रू सर। और करियर की बात हो और अगर हम नाउम्मीद हो जाएं तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत तकनीकी भी जो है मुश्किलें आती हैं, जो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हो। मनीषा जी ने भी बोला कि वो जो एक अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, वो मिसिंग होता है। तो क्या हम इस टेक्नोलॉजी पे थोड़ी बात करें सर कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जूम है या गूगल है, तो ऐसा क्या मिसिंग है जो इसको हम एक सक्सेसफुल पद्धति में जो है नहीं बदल पा रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर जो ऑनलाइन क्लासरूम्स हैं वो मीटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। मीटिंग ऐप्स बहुत पॉपुलर तो जूम है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल के ऑप्शन है, शायद अभी जियो ने भी शुरू किया है। तो ये जो मीटिंग ऐप्स होते हैं, इन मीटिंग ऐप्स में एक्चुअली एक बड़ी स्क्रीन होती है और उसके साथ साथ जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स आपको दिखते हैं। चूँकि आपको टेलीविज़न डिबेट भी करनी है तो 2 या 3 लोगों के बीच में कर सकते हैं। यहाँ तो आपके साथ क्लास में 50, 100 या 500 बच्चे बैठे होते हैं, तो आप 500 लोगों को एक साथ लाइव नहीं रख सकते। तो जनरली इसे म्यूट कर दिया जाता है। मतलब आपके पार्टिसिपेंट म्यूट होते हैं, जब उन्हें कुछ डाउट होता है तो वो हैंड रेज कर देते हैं, या उनके कोई भी डाउट या इन जनरल कोई डिस्कशन होता है तो चैट रूम में डिस्कशन चलता रहता है। इसके अलावा टेस्टिंग के ऑप्शंस जनरली क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम में नहीं होते हैं। उसके लिए लोग दूसरे ऐप्स या दूसरे तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ले लेते हैं जिसमें टेस्टिंग और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर आप 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा है तो वैसी कंडीशन में एक्चुअली आप उनसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा जो तो सॉल्यूशंस फ़िलहाल यही हैं, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल इससे बेटर कोई सॉल्यूशंस हैं। मैंने इंटरनेशनल कैंपसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी देखे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो बिल्कुल क्लासरूम जैसा एक्टिव प्लेटफॉर्म हो, बिल्कुल क्लासरूम जैसा फील दे पाए। तो वो चीज़ें तो नहीं आने वाली हैं। बाकी यूज़र इंटरफेस के लेवल पे, टीचर के लेवल पे इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड अच्छा खासा है। मतलब अभी भी अगर हम 500 बच्चों को पढ़ाते हैं तो रोज़ 50 कॉल लॉगिन करने में डिफ़िकल्टी पर होते हैं। बच्चे एक्चुअली लॉगिन नहीं कर पाते हैं। डेटा की जो अवेलेबिलिटी है, जो कवरेज है, वो ऐसी हालत है कि कहीं पर शहर के बीच में ही कवरेज नहीं मिल रहा है, और कवरेज नहीं मिलता है तो आप एकदम से सारे सिस्टम से लॉग आउट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन एटिकेट नहीं है लोगों के पास। ऑनलाइन एटिकेट ना होने के कारण उन्हें लगता है कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटी तो दिख ही नहीं रही है, पर एक्चुअली ऑनलाइन में तो सबको देख रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनका बिहेवियरल चीज़ें कई बार बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं, बहुत मैच्योर नहीं होती हैं। उनकी डिजिटल इलिटरेसी बहुत नुकसानदायक होती है। हमारे देश में अभी भी डेटा सभी जगह प्रॉपर नहीं है, डेटा स्पीड अच्छी नहीं है, नेटवर्क इशू है, एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी भी जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है वो मीटिंग के लिए ठीक है, वो टीचिंग के लिए ठीक नहीं है। तो हमें टीचिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। जी। तो जैसा कि सर ने कहा कि अभी जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं हैं, और ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं कि गलती हमारी नहीं है, हम तो इस महामारी के लिए ही तैयार नहीं थे, पर अब लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, तो शायद हम थोड़ा ऊंच नीच बर्दाश्त इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम शिक्षित हैं और हम काबिल हैं। परंतु जब बात होती है मंदबुद्धि बच्चों की, जी हाँ, जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो पद्धति है ये और मुश्किल हो जाती है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्पेशल एजुकेटर से जो काफ़ी वर्षों से मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति स्पेशल एजुकेशन में कितनी
सक्सेसफुल हो रही है और कितनी नाकाम? जैसा कि हम सब जानते हैं, ये समय कुछ ज़्यादा चल गया, आगे लंबा चल गया जितना हमने सोचा था। हमको अभी भी पता नहीं है कि आगे कब तक चलने वाला है। तो जो आरुषि में बच्चे आते हैं उनसे हम ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। बच्चों को अभी तक जो सिखाया गया है वो उनमें वापसी की संभावना रहती है, वो भूल भी सकते हैं उन चीज़ों को। तो निरंतर उनके साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आरुषि ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था अपनाई है। जो टीचर्स यहाँ बच्चों के साथ जुड़े रहते थे प्रत्यक्ष रूप से, वे अब उनसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, कुछ लिखने की है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, और भी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, वो ही चीज़ें अलग माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से उनसे करवाई जा रही हैं। इसमें बच्चों के पेरेंट्स का भी सहयोग हमें मिलता है, क्योंकि कई बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, उनका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं हो पाता है, तो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और टीचर लगातार डेली उनसे संपर्क में रहते हैं। और जैसे अभी कई सारे त्यौहार भी हमारे सामने आए, ईद आई, जन्माष्टमी आई, स्वतंत्रता दिवस आया, राखी आई। इन सब का अगर बच्चे यहाँ होते तो हम लोग उत्साह के साथ उसको मनाते हैं। ये उत्साह ये छूट ना जाए, इसके लिए हमने उनसे घरों में भी कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई हैं। और इन एक्टिविटीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए आरुषि ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया। फेसबुक के माध्यम से इनको सबके सामने हमने लाया है। और लगातार जब तक ये समय है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारे टीचर्स लगातार बच्चों के साथ सतत जुड़े हुए हैं। मनीषा जी से ये जानना चाहते हैं कि आपने भी कुछ इस तरह के जो NGOs हैं जो डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आपने भी वहाँ ट्रेनिंग का काम किया होगा, तो क्या आप अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगी कि अब किस तरीके की ये परेशानियाँ स्पेशल एजुकेटर्स को आ रही होंगी? राइट, देखिए जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो मेंटली इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं या फिज़िकली डेवलप नहीं होते हैं, वो वैसे ही समाज का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल जो आम आदमी होता है, उनकी मानसिकता होती है कि वो इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते बच्चे उनसे, राइट। तो वैसे ही उन बच्चों को स्पेशल ध्यान देना पड़ता है और स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, प्लस उनको साथ में इन्वॉल्व होकर की चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन से वो उनका फिजिकल टच जो है वो बहुत दूर हो गया होगा। बट उनको मैंने ये देखा है कि वो सामने जब वीडियो बना रहे हैं फ़ोन पे, घर पे बैठ कर के वो बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हैं और वो वीडियोस अपने एजुकेटर्स को भेज रहे हैं, तो वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ। और सीख भी रहे हैं। लेकिन उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उनको ये दिक्कत आ रही है कि वो उनके बच्चे अब घर में ही बंद हो गए हैं और वो ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं जो समाज में पूरी तरीके से अभी एक्सेप्टेड नहीं है, वो समाज में जाके समाज का हिस्सा बने, तो वो भी थोड़ा घर में बंद हो गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ स्पेशल एजुकेटर्स की मैं अगर बात करूँ तो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि वो वीडियो के माध्यम से बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा आपको कैसे बोलना है, स्पीच थेरेपी है जैसी, या चीज़ें हाथ में पकड़ के कुछ टॉयज से या कुछ इंस्ट्रूमेंट से काम करना है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है। नो डाउट। जो बच्चे स्कूल चले जाते थे और केवल एजुकेटर के थ्रू सीखते थे, अब लेकिन जो पालक हैं उनको भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका ये तो चाहे स्पेशल बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, घर पे उनको बहुत पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको एक बार स्क्रीन पे पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, उनको घर पे दोबारा पूरा ही पढ़ाना पड़ता है और बहुत इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो बात हुई स्पेशल बच्चों की। हम वापस नॉर्मल किड्स पर आते हैं जो 11th में हैं, 12th में हैं और जिनका सपना था IIT क्रैक करना, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर बनना चाहते थे। तो बहुत सारे बच्चों की कोचिंग स्टार्ट हो गई हैं। उन्हीं में से एक छात्र आज हमारे बीच मौजूद है और आइए जानते हैं कि 11th कक्षा की अरिन शर्मा का इस ऑनलाइन शिक्षा से क्या एक्सपीरियंस रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो उस टाइम पे मैं बहुत वरिड था कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो कैसा क्या होगा कोचिंग का, मतलब लर्न अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। बट जब धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हुई ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने उसको अडेप्ट किया और थोड़ा डिफरेंस बस मुझे ये लगा कि क्लासरूम टीचिंग में एक एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को जो चाहिए रहता है वो मिलता है, और ऑफलाइन में जब आप घर से पढ़ते हो तो वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो थोड़ी सी कमी मुझे लगी उसमें। बाकी आप टीचर्स से अपने डाउट्स डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, क्योंकि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे रहते हैं, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ऐसे डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, तो उसके लिए अलग से क्लासेस अरेंज करनी पड़ती हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में ये रहता है कि हम सारे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स रहते हैं वो तुरंत क्लियर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये लगा। बट
ठीक है, धीरे धीरे हम उस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। एक बेनिफिट ये भी है कि हमारा टाइम बहुत सेव हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट होता था वो बहुत यहाँ पे सेव हो रहा है, तो उसकी वजह से हम सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम डिवोट कर पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर मेरा यह मानना है कि आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मार्च से लेकर अब तक कोरोना ने हमें घर में रखा है और आगे कब तक रखेगा ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे समय में ऑनलाइन ने हमें बहुत हेल्प करी है। इसके कई फायदे हैं। हमारा रोज का ट्रैवल टाइम बच रहा है और उसे हम पढ़ाई में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हमारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स उसी समय आ जाते हैं पूरा कंप्यूटराइज होने के कारण। हाँ, लेकिन जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उन्हें थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ना पढ़ने से अच्छा पढ़ना बेहतर है। मेरा यही मानना है कि ये क्लासेस जारी रहे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही स्टडीज़ लग रहा था कि स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स जाएंगी, पर हमारी स्कूल ने एक तरीका निकाला ऑनलाइन स्टडीज़ का। फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारी स्टडीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फ्रेंड्स, जैसे हमारे समर वेकेशन लगते थे उसी तरह हमारी फिज़िकल फिटनेस को देखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें करवाई जा रही हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, ड्राइंग एंड क्राफ्ट, योगा और भी बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। तो सर, जहाँ तक हमने अरिन को सुना, हमें लगता है कि वो इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से काफ़ी खुश हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है। तो मैं लक्ष्मी शरण मिश्रा जी से जानना चाहूँगी कि आइए क्यों ना कुछ सकारात्मक पहलुओं पे भी हम बात करें। नो डाउट सकारात्मक पहलू बहुत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, देखिए कि आप सुरक्षित हैं, आप के हेल्थ पर कोई बड़ा रिस्क नहीं है जब आप घर पर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप जो भी क्लास ले रहे हैं, आप जो भी डाउट पूछ रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड होता है, वो सब रिकॉर्डेड होता है। जो अगर किसी कारण से आपकी क्लास मिस हो गई तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं और वो एक टाइम तक आपके पास रहता है। तो आप उसे कई बार, एक बार में स्क्रीन पर समझते समय आप 40 मिनट 1 घंटे लगातार आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो इसका जो बैकअप होता है, इसका जो रिकॉर्डिंग होती है, वो आपको काफ़ी मदद कर देती है। ऑनलाइन का जो एक बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं जो एक्चुअली अब धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन के साथ हम एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने टेस्टिंग फीचर अभी कुछ समय पहले ऐड किया है, जिसमें आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर टेस्टिंग पॉसिबल हो पाती है। उसके लिए लोगों को पहले हम बहुत सारा पेपर बर्बाद करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो डाउट उनका बहुत सारा टाइम बच पा रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि शायद पहले क्लास में अगर एक डाउट पर 4 लोगों ने हाथ उठाया तो टीचर एक को पूछने के लिए कहता था। अभी चैट बॉक्स सबके लिए ओपन होता है, तो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब इक्वल हो सकते हैं। तो दिस इज़ द मोर डेमोक्रेटिक वे ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज़ मोर डेमोक्रेटिक, मोर व्हाट एल से एक्सेसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका रिकॉल अच्छा है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ी आप उसे वापस देख सकते हैं और उस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो जहां बात होती है वापस देखने की, तो मैं भी आपसे कहूंगी कि वापस आते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है भोपाल दूरदर्शन के इस कार्यक्रम शिक्षा हम और कोविड में। तो हम बात कर रहे थे इस बदलाव की, शिक्षा पद्धति में आ रहे इस बदलाव की। तो बच्चों को हमने जान लिया, स्पेशल एजुकेटर से हमने बात की, पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शख्सियत होती हैं वो शायद छूट गए हैं, वो हैं हमारे शिक्षक। जी हाँ, टीचर्स। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे टीचर्स का इस विषय पर क्या व्यू है। So let me recap it faster. Today's topic was natural vegetation. Yeah, and why do we need to know about the natural vegetation of our country, the flora, the fauna of our country? It is because until and unless we know about it, as the future generation, we will not be able to conserve it. And it is our moral responsibility to conserve nature. Yeah. Okay, so see you in our next class. Yeah, bye. मैं लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास ले रही थी। लॉकडाउन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये परेशानियां हैं, वो कठिनाइयां हैं, पर मुझे, अगर मैं एक टीचर की हैसियत से देखूं ना, तो मुझे तो इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। जैसे ये जब मैं क्लास ले रही थी ना, ये मेरे आउटगोइंग क्लास 10 के लिए था,
सेशन 1920, और लॉकडाउन की वजह से जो 3 पेपर उनके पोस्टपोन हुए, मेरा सब्जेक्ट उन्हीं में से था, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया एनरिचमेंट क्लास लेने का। सिमिलरली जो मेरा प्रेजेंट बैच है ऑनगोइंग, उस बैच के लिए मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए बहुत सारी पीपीटीज की जरूरत पड़ती है, और स्कूल में स्मार्ट क्लास ऑपरेट करने में कई बार कई दिक्कतें आती हैं, तो हम सोचते हैं चलो आज लेक्चर मेथड कर लेते हैं। बट ऑनलाइन में उनको मैं पीपीटी के साथ, जहाँ पे उनको विजुअल एड भी मिल रहा है और ऑडियो भी मिल रहा है, दोनों के साथ में ज़्यादा बेहतर पढ़ा पा रही हूँ। ये जहाँ तक ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासेस की बात है, उसमें हमें अपने विद्यार्थियों से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे द्वारा समझाया हुआ क्वेश्चन या पाठ बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। जैसा कि हम अपनी क्लासरूम में लेते थे, उसमें हमको तैयार करके जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में हमको इसके पहले हमको बहुत सारी तकनीकी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। वैसे कहा गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए हम लोगों ने, टीचर्स और बच्चों ने इस नई तकनीक को अपनाया है, इसको सीखा है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। As a teacher, taking these online classes, we are in the learning process as well as improving our teaching methods. Having experience of so many years, we are all masters in our field. So when we go for our physical class in the school, we don't need to prepare much. But with these online classes, the scenario is totally different. We have to prepare a day prior to what we are going to take in the class. We have to make different PPTs and questionnaires. So teachers are learning different techniques. They are learning how to present their class in front of the students so that students can get maximum benefit from it. जहाँ तक क्लास में पढ़ाने की बात है, तो जब हम क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं, तो जब हम आई कांटेक्ट करके पढ़ाते हैं तो हम देखकर ही समझ जाते हैं बच्चे के चेहरे से, उसके हाव भाव से कि किस बच्चे को समझ में आया है, किसे नहीं आया। तो हम उस बच्चे को टारगेट करके या उस बच्चे को आगे लेकर उससे प्रश्न उत्तर करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि वर्चुअल क्लास में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो मिसिंग हो जाती है, वो नहीं मिल पाती है हमें। लेकिन समय का तकाजा वही है कि जो आपको मिला है, जो कठिन परिस्थितियों में आपके सामने आया है, आपको उसके साथ चलना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ टीचर्स जो हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जो है कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद ये बहुत नया है उनके लिए, तो इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जनरली हर टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है और वो एक टाइम के साथ डेवलप होता है। कब स्टूडेंट से क्या सवाल पूछना है, कब उनका इंटरेस्ट जगाना है, कब उनके डलनेस को दूर करना है, कब उनकी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करना है, ये सब चीज़ें हर टीचर का अपना, जैसे स्टूडेंट का एक लर्निंग मॉडल होता है, वैसे टीचर का एक टीचिंग मॉडल होता है। और सामान्यतः अभी तक के टीचर कभी ऑनलाइन पढ़ाते नहीं थे, तो इनके जो मॉडल थे उन मॉडल्स को एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर पाती है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल टीचर होते हैं हमारे देश में, वो ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें जो पढ़ाया है वो इसे याद करा दें। जब वो याद कराने जाते हैं तो टेक्नोलॉजी में क्लास में तो हम एक बार याद कराते हैं, जैसे संस्कृत के टीचर्स याद कराते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर्स याद कराते हैं, तो वो बोलते हैं, उसके बाद बच्चे उसे रिपीट करते हैं। अब ऑनलाइन में आप क्या रिपीट करोगे? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। दूसरे जो टीचर को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब जनरली टीचिंग भी अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा होता है। जब आप अपनी क्लास के बीच में होते हैं तो आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं। उसके बीच में टीचर क्लास पढ़ा रहा है, उसके बगल में बच्चा एडमिट हो रहा है, एडमिट रिक्वेस्ट आ रहे हैं, चैट मैसेज में पॉपअप्स आ रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों से टीचर बहुत डिस्टर्ब होता है और जनरली वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो कुछ पढ़ा रहा होता है तो वो उस दुनिया में होता है।
और वो उससे स्टूडेंट के दिमाग से कनेक्ट करके एक अलग कनेक्शन में पढ़ाता है। मैंने तो कम से कम ये देखा है कि अच्छे टीचर्स जनरली ये जो टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें दो जगह अपना दिमाग रखना पड़ता है, इसके साथ एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर पाते। अच्छी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी ने जनरली सारे ऑनलाइन क्लासरूम्स आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि आप स्लाइड से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो आप आपके कंप्यूटर पर जो चीज़ है आप उसे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो जो टेक्स्ट है वो बच्चे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा वहीं से पढ़ता जाएगा। आजकल डिजिटल बोर्ड्स होते हैं जिस पे एक्चुअली नॉर्मली टीचर अपने उस पर लिखता जाएगा और बोर्ड पर वो चीज़ें दिखती जाती हैं। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन हैं जिससे हम अपनी वो बात बच्चे तक कन्वे कर पा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि एक साथ आपको दो दिमाग के बेंट एक्टिव करने पड़ते हैं कि आप एक बार टीचिंग का भी कंटेंट याद रखें, बच्चों की साइकोलॉजी भी याद रखें, वो बच्चा जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि टीचर को बच्चों के दिमाग से पता चलता है कि कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। तो एक तो अदृश्य लोगों को पढ़ाना, ऊपर से टेक्नोलॉजी में आधा दिमाग रखना, ये थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है जी। पर अच्छी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स जो है वो या टेक्नोलॉजिकल टूल्स उसे थोड़ा सा आसान बना देते हैं, पर ट्रेडिशनल टीचर्स, ट्रेडिशनल टीचिंग, उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग अभी तक ठीक नहीं है, तैयार नहीं है। और जहाँ पे ट्रेडिशन की बात की जाती है, गुरु और विद्यार्थी की जो एक शिक्षा पद्धति की बात की जाती है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं और टीचर का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जब हम क्लासेस में होते थे और अगर लेक्चर शुरू हो गया है तो मे आई कम इन कहना पनिशमेंट के लिए तैयार होना ही होता था। तो मनीषा जी से मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से इस बिहेवियर पे काम किया जाए और कहीं ना कहीं हम इसमें पिछड़ रहे हैं, तो क्या कारण है और कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले बच्चों ने कभी ऑनलाइन क्लासेस की नहीं, पेरेंट्स ने कभी उनको देखा नहीं, राइट, कि कैसे होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सामने स्क्रीन पे बैठे हैं, मैम देख रही, मैम तो हमें नहीं देख पा रही हैं, तो हम साथ में यहाँ पे ड्राइंग भी कर सकते हैं। हम पर्सनल चैट में, छोटे बच्चों ने ये भी डिस्कवर कर लिया है कि हम पर्सनल चैट में अपने फ्रेंड से कैसे बात कर सकते हैं। तो टीचर्स उनको पूरे समय ये बोल रही हैं कि बेटा कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। देन छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है जब क्लासेस चल रही होती हैं कि मैम कुछ टॉपिक पढ़ा रही हैं उनको, ठीक है, उसके बीच में उनको अगर वॉशरूम जाना है तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, राइट, वो भाग के चले जाते हैं बीच में, क्योंकि उनका कैमरा ऑफ है और वो माइक म्यूट पे है, तो दे टेक दिस लिबर्टी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो टच स्क्रीन होता है, कभी कभी माइक ऑन हो जाता है और उसमें बैकग्राउंड में मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है कि बेटा तुमने अभी तक ब्रश नहीं किया और तुम क्लास में बैठ गए। ये मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है। और बाद में अगर उस मम्मी को रियलाइज़ होता है कि उनकी आवाज़ पूरे 50 बच्चों ने सुन ली है, 50 बच्चे और उनके पेरेंट्स और टीचर ने, तो बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाता है। तो ये सारे डिजिटल एटिकेट्स हैं। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में मम्मी क्या कर रही हैं या पापा क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है, तो एक जो डिसिप्लिन है वो मिसिंग है। इन सब चीज़ों से टीचर डिस्ट्रैक्ट भी होती है, टीचर को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ और जो है कि मेरी चीज़ पे बच्चे जो है इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक एटिकेट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज की, आप कैसे स्ट्रेट जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे बैठना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों को और पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि बेटा इन क्लासेस को भी आप उतने ही सीरियसली लो जितने आप क्लासरूम को लेते हो। लेकिन ये सीरियसनेस बच्चों को समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी छुट्टियां लग गई हैं और हमारे को स्कूल नहीं जाना। हालांकि अब स्कूल भी मिस करने लग गए, सिंस इट्स बीन मोर देन 6 months नाउ। तो अब बच्चे अपने स्कूल्स को, अपने टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को भी मिस करने लग गए हैं, बस में जाना और उनके साथ टिफ़िन शेयर करना, तो वो चीज़ें भी मिस कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के जो चैलेंजेस हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म और एटिकेट होना चाहिए, उनको उसके लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले डिजिटल मैच्योरिटी की क्लास होनी चाहिए, मुझे लगता है मैनरिज्म की क्लास होनी चाहिए, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। वेरी ट्रू। तो जहाँ तक बात हुई डिसिप्लिन की, और उसके साथ ही दीदी ने मुझे ये भी बताया कि किस तरह बच्चे अब स्कूल भी मिस कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गलतियाँ कर रहे हैं या इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो सीरियसली अब वो माहौल मिस कर रहे हैं जब उनके दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, और जी हाँ, टीचर की वो तारीफ वो ज़रूर मिस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो हम तैयार नहीं थे इसके लिए, बट ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है और जब ओखली में सर दे ही दिया है तो अब हमें मूसल से नहीं डरना है। तो आप ये बताएं कि इन परिस्थितियों के साथ अब हम कैसे चलना सीखें, और कहीं ना कहीं अब अगर इसे भविष्य में भी लागू किया जाता है तो इसका भविष्य कैसा होगा? देखिए, जैसा कि कुछ देर पहले मनीषा जी ने कहा कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन से पहले टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसके लिए एक मिशन चलाइए, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी को थोड़ा ठीक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
थोड़ा सा जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इनोवेशन करिए, क्योंकि अभी बहुत काम नहीं हो पा रहे हैं, हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम असाइनमेंट्स चेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम बच्चों को कुछ देते हैं हम ग्रुप डिस्कशंस नहीं करा पा रहे हैं, हम आइडिएशन नहीं करा पा रहे हैं। और नो डाउट कैंपस नहीं है तो जब तक वो कैंपस नहीं जाएंगे तो जो पीयर लर्निंग होती है वो भी जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो एक्टिविटी करके सीखते हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो लर्निंग का एक पार्ट हो रहा है और 10 पार्ट छूट रहे हैं। या तो उसे इंटीग्रेट करें हम ऑनलाइन पे ही, बहुत सारे हमारा देश सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का देश है तो हम इतनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर आपको ऑफलाइन क्लासेस ओपन करनी चाहिए इस देश में, या यूं कहिए कि दुनिया में ये जो पैंडेमिक्स हैं ये हो सकता है कि फ्यूचर में भी आते रहें, तो हमें हाइब्रिड मॉडल को अपनाना चाहिए। हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब सिचुएशन नॉर्मल है तो वो ऑफलाइन चीज़ें कराएं, और जब सिचुएशन दिक्कत है या थोड़ा सा परेशानी वाली है तो वो ऑनलाइन चले जाएं, और ऑनलाइन भी उतना ही इफेक्टिव हो जितना ऑफलाइन था। तो जिस महामारी के अलावा कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी आपकी जो ऑफलाइन शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित, जब तक ऑनलाइन ऑफलाइन जितना इफेक्टिव नहीं होगा तब तक इस चीज़ का उतना फायदा नहीं होगा, तो उसे उतना ही इफेक्टिव बनाइए, इनोवेशन करिए। जी, तो ये तो था एक शिक्षाविद का नज़रिया। अब चूंकि मनीषा जी हमारे साथ हैं और वो एक माँ भी हैं, तो मैं अब एक माँ का नज़रिया देखना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, शायद उनकी एक्टिविटीज से आप सफ़र कर रही हैं। तो इस समय पालकों की, मुख्यतः माँ की क्या भूमिका इस ऑनलाइन एजुकेशन में होनी चाहिए, प्लीज़ इस पर बात करते हैं। देखिए, 2 तरह की माँओं की मैं बात करूँगी। एक वो माँ जो बाहर काम करने जाती है, पहले वो निश्चिंत रहती थी कि बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि उनके बच्चे घर में हैं लेकिन उनको काम करने जाना पड़ रहा है, या काम करने जाना पड़ रहा है या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो वो बहुत चैलेंजिंग है कि वो अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें। कई बार बच्चे घर में अकेले होते हैं, कई बार बच्चे उनको परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब बच्चे घर में होते हैं या पारिवारिक सदस्य जब ज़्यादा घर में होते हैं तो घर का काम भी बढ़ जाता है, चाहे वो खाने पीने रिलेटेड हो या साफ़ सफाई रिलेटेड हो। तो एक चैलेंज माँ ये फेस कर रही है। दूसरी माएँ जो हमेशा से ही घर पे थी और जो घर के ही में ही रहती थी और घर का ही काम संभालती थी और साथ में बच्चों को संभालती थी, लेकिन मैं सभी माँओं को यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, पर जनरली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो इतनी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि वो जूम पे कब म्यूट करना है, बच्चे को कैसे बिठाना है, कब मेरे बच्चे का माइक अगर ऑन है तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। और प्लस सबसे बड़ी बात कि जो अगर पढ़ा रही हैं टीचर्स तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस तरीके से ऑपरेट करते हो डिजिटल फ़ोन को, गैजेट को, कंप्यूटर को किस तरीके से हैंडल करना है। इसमें जो महिलाएं, जो माएँ टेक्नो सेवी नहीं हैं वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो उनको इससे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये चुनौती है उनके लिए। प्लस जब बच्चों को क्लास में पूरी चीज़ समझ में नहीं आती है, बहुत असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, चार्ट्स मिल रहे हैं बच्चों को घर में, वो इसलिए मिल रहे हैं ताकि बच्चे ऑक्यूपाइड रहें, तो वो उनको डबल काम कराना पड़ रहा है। तो पालकों के लिए दोहरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ पालक खुश भी हैं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों को जो बहुत हेक्टिक लाइफ थी बच्चों की, कि पहले वो सुबह से उठ के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आने के बाद वो कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस तरीके के जो पालक हैं वो खुश हैं कि उनके बच्चे अब थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, उनको टाइम मिल पा रहा है घर में। उन्होंने घर के काम बच्चों को अपने सिखाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में डाला है। कैसे एक्स्ट्रा क्लासेस कि आप कॉलोनी में ही, जैसे छोटे छोटे जो कवर्ड कैंपस कॉलोनीज़ हैं उसमें कई महिलाओं ने ड्राइंग क्लास स्टार्ट कर दी है और कुछ पेंटिंग क्लास स्टार्ट कर दी है, तो बच्चे वहाँ पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक मिक्स रिस्पॉन्स है, मिला जुला रिस्पॉन्स है। लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे महिला कामकाजी हो या घर में हो, उसके लिए जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी हाँ, और माँ की जिम्मेदारी हमेशा बहुत अहम होती है क्योंकि माँ को पहला गुरु भी कहा जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे जो हैं वो इस उम्र के हैं जब माँ की छूट से वो निकल चुके हैं, जी हाँ, अब वो खुद फोकस रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऑनलाइन शिक्षा है और उसकी हानियाँ भी हैं। तो मैं लक्ष्मी सर से ये पूछना चाहूँगी कि सर अब तो इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब ये बीमारी जब तक है तब तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, जब
जब तक सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, हमें इसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 11th के बाद प्रिपेयर्ड हैं कि उन्हें कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, या जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, वो कैसे अपने आप को अपडेटेड रखें, कैसे मोटिवेटेड रखें और कैसे इस तरह पढ़ पाएँ कि जो भी हानियाँ हैं उनका हम जो है उनका भरपाया कर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ा जो हर्डल था, सबसे बड़ी बाधा थी, वो ये थी कि अनसर्टेनिटी थी एग्ज़ाम्स को लेकर के। ये क्लियर नहीं था कि एग्ज़ाम कब होंगे। अच्छी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्ज़ाम को लेकर के कह दिया कि सारे एग्ज़ाम्स टाइम पर होने चाहिए। यूपीएससी ने कल अपना अगले पूरे 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी ये दिमाग से निकल गई। तो बच्चों का जो थोड़ा सा आलस था, जो ढीलापन था, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जनरली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम स्पेशल कोचिंग्स या क्लासेस के लिए जाते हैं, वो 3-4 काम कराते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको नॉर्मल अपने स्कूल कॉलेज से कई गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में आपके पास एक सिलेबस को कवर करने के लिए साल भर होता है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस 1 साल में आपको उससे लगभग 5 से 6 गुना या कई बार 10 गुना ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है। तो यू नीड टू डेडिकेट मोर आवर्स, मोर टाइम। और ये ज़्यादा टाइम जनरली लोग घर पर डेडिकेट करने की उनको आदत नहीं होती, क्योंकि घर पर उन्हें कंफर्ट होता है, घर पर उनके फैमिली अफेयर्स होते हैं, घर पर वो दूसरी चीज़ों में उनके पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते हैं। तो मैं कहूँगा कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सही है कि एग्ज़ाम होने हैं, ये तय है कि हमें उसके लिए इतना बड़ा सिलेबस तैयार करना है। अब ये तय है कि कोई बताने वाला नहीं है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करना पड़ेगा। आपको अपना एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक रूटीन चार्ट बनाना चाहिए, और उस रूटीन चार्ट में कम से कम अगर आप बाहर निकलते, नॉर्मल दिन होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। और उस 8 से 10 घंटे पढ़ाई आपको घर में किस जोन में बैठ करके, किस कोने में बैठ करके, किस टाइम में करनी है, जब घर के लोग कम से कम डिस्टर्ब करें या घर की चीज़ें कम से कम डिस्टर्ब करें। सो आप अपने घर, अपनी परिस्थितियाँ, अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से एक अच्छा रूटीन बनाइए, 8 घंटे पढ़ाई के निकालिए। और चूंकि अब आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत बेसिक सी थ्योरी है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसको अपने दिमाग को क्रिएटिव रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए थोड़ा सा अपनी हॉबी या एंटरटेनमेंट को भी ध्यान देना होता है। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे अपने लिए वक्त दीजिए, बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप बाहर नहीं जा सकते, मूवी देखने नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर सकते, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबी को वक्त दीजिए। और हॉबी म्यूज़िक भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो 8 घंटे और 2 घंटे हॉबी। अच्छा खाइए, आराम करिए, और जब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बढ़िया क्लियर प्लान बना लीजिए। एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपने 6 महीने 8 महीने का एक प्रॉपर प्लान बना लिया अपने एग्ज़ाम तक का, उसको उसमें डेली टारगेट्स होने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स होना चाहिए। दिन पूरा होने पर अगले दिन सुबह आपको पहले अपने टारगेट्स कितने अचीव किए उसे रिव्यू करना चाहिए, अपना असेसमेंट करना चाहिए, और अगर लगा कि चीज़ें ठीक नहीं है तो रीप्लानिंग करनी चाहिए, फिर रीअसेसमेंट, फिर रीप्लानिंग, जब तक कि चीज़ें व्यवस्थित ना हो जाएं। तो अब सब कुछ आपके जिम्मे खुद है, और पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, घर पर रह के पढ़ना ज़रूरी है। तो इन सब के बीच में सेल्फ डिसिप्लिन और आपकी प्लानिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो जहां जिम्मेदारी बड़ी है वहां शौक की भी बात हमारे शिक्षाविद कर रहे हैं। तो शौक के बारे में और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जैसे कि बात की सर ने शौक की, जी हाँ, शौक जिंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ज़रूरी होता है दिमाग को क्रिएटिव रखना। और शायद जैसा कि सर ने कहा, ऑफ कोर्स वही सही बात है कि आप जब कोई हॉबी उस पर काम करते हैं या कोई शौक अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग उसमें बिजी भी होता है और क्रिएटिव भी होता है। तो आइए मनीषा जी से बात करते हैं कि इस समय में जब मानसिक रूप से हम बंधे हुए हैं, घर में भी बंधे हुए हैं, तो किस तरह की जो हॉबीज़ हैं उन पे काम किया जाना चाहिए जिससे हमारा दिमाग क्रिएटिव भी रहे और हम सीख भी पाए। राइट देखिए, हॉबी तो क्या एक पर्सनल चॉइस होती है कि आपको क्या पसंद है, जो आपका शौक है, जो आपको पसंद है वो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं बैकग्राउंड में, आप बाहर गार्डन में जा सकते हैं, आप प्रकृति के बीच में रह सकते हैं जो आपको रिलैक्स करेगा, आप योग कर सकते हैं, योग और प्राणायाम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपका मानसिक जो तनाव है वो रिलीज़ हो जाता है और आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनते हैं। तो
तो इसके अलावा आप थोड़ा बहुत मूवीज़ देख सकते हैं, इंस्पिरेशनल मूवी, मोटिवेशनल मूवीज़ देख सकते हैं। आप राइटिंग, अपनी भावनाएं लिख सकते हैं, राइटिंग को अपनी हॉबी बना सकते हैं जब आप, अगर आपको पसंद हो तो। हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं आप स्केचिंग कर सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूर्ण रूप से एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो संपूर्ण हो, जो सिर्फ पढ़ाई में ना हो। क्योंकि जितने भी आके आपके जॉब्स हैं वो आपसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं चाहते, वो ये भी आपसे पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी आप और क्या करते हैं। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगी, आप काफ़ी वर्षों से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके जो सफलता में है आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस समय में कुछ लोगों के शौक़ भी ऐसे हैं जो नहीं पूरे हो सकते हैं, जिन्हें बाहर खेलने का शौक़ है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो स्टेडियम जाके अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी और चीज़ें हो सकती हैं जिनसे वो अपडेटेड भी रह सकते हैं और जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में उनके लिए लाभदायक हो? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, कोई काम बहुत स्ट्रेस भरा करते हैं 8-10 घंटे, तो आपको 1-2 घंटे ऐसा ब्रेक चाहिए होता है जब आप दुनिया को भूल जाएं। जी। आप केवल अपने साथ हों और उस समय आप उस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे हों जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हों। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है और हम बचपन से हमारी ये चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। जब हमें काम दे दिए जाते हैं तो हम उन चीज़ों को फालतू का समझ करके छोड़ देते हैं। दैट मे बी बैठ करके पेपर क्राफ्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ करके कुक कर लो, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग जो आपको दुनिया के स्ट्रेस, दुनिया से आपको अलग कर दे और एक आध घंटे 1.5 घंटे के लिए आप अपने साथ हो। जब आप इसमें रहते हैं तो आपका वो 7-8 घंटे का स्ट्रेस जीरो हो जाता है और आप खुद से प्यार करने लगते हैं और आप अगले चैलेंज के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो एनीथिंग जिसमें आप दुनिया को भूल जाएं और अपने साथ हों। ओके। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे दर्शकों का और हमारे दोनों विद्वानों का, जिन्होंने इस ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर हमें लगभग सारे ही पहलुओं से अवगत कराया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।